चलो, तो आज का जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है? इन्वेंट्री। बेसिकली बच्चों, हमें क्या करना है इस चैप्टर में? हमें इन्वेंट्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन्वेंट्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि जो साल के अंत में हमारे पास जो इन्वेंट्री बची रह गई है, साल के अंत में जो हमारे पास स्टॉक बचा रह गया है, वो कितने का बचा रह गया, कितने का बचा। लेकिन भैया, ये निकालने की क्या जरूरत है कि साल के अंत में स्टॉक कितने का बचा रह गया? आपको पता है साल के अंत में आप फाइनल अकाउंट बनाते हो, क्या बनाते हो? फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में तीन चीजें होती हैं, अगर आपको याद हो तो। ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस। और क्रेडिट साइड में दो चीजें होती हैं, सेल और क्लोजिंग स्टॉक। सेल और क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर आप क्लोजिंग स्टॉक कम लिखोगे तो आपका प्रॉफिट कम आएगा, और अगर आप क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखोगे तो आपका प्रॉफिट ज्यादा आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है, इन्वेंट्री जो है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रॉफिट डिटरमाइन करने में। क्या डिटरमाइन करने में? प्रॉफिट कैलकुलेट करने में या प्रॉफिट डिटरमाइन करने में बहुत ज्यादा हेल्प कौन करता है? इन्वेंट्री। इसलिए अगर आपने इन्वेंट्री की सही वैल्यू निकाली तो प्रॉफिट सही आएगा, इन्वेंट्री की गलत वैल्यू निकाली तो प्रॉफिट गलत आएगा, कम वैल्यू निकाली तो प्रॉफिट कम होगा, और ज्यादा वैल्यू निकाली तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, और बराबर वैल्यू निकाली तो प्रॉफिट बराबर होगा। समझ गए? तो आपको बेसिकली समझ आ गया कि हम इन्वेंट्री की वैल्यूएशन क्यों करने जा रहे हैं। बाकी आज मैं ज्यादा थ्योरेटिकली बात नहीं करूंगा कि क्यों करने जा रहे हैं, बस हमें ये पता लगाना है कैसे करते हैं। क्या पता लगाना है? कैसे करते हैं। द मोमेंट हमें ये समझ में आ गया कि कैसे करते हैं, फिर हम समझेंगे कि इतना हम कर क्यों रहे हैं, इतना सब हम कर क्यों रहे हैं। तो पहले हम थ्योरी नहीं पढ़ने वाले, पहले हम क्या पढ़ने वाले? प्रैक्टिकल्स। पहले क्या पढ़ने वाले? तो मैं शुरू करूं आपको। अच्छा, आपने 11वीं क्लास में जब आप थे तो आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया होगा कि क्लोजिंग स्टॉक इज, फॉर्मूला मतलब एक नोट लिखवाया होगा कि क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस विच एवर इज लोअर। ऐसा बताया था कि नहीं बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस विच एवर इज लोअर। मान लो कोई क्लोजिंग स्टॉक है जिसका कॉस्ट प्राइस मान लो 20,000 है, कॉस्ट प्राइस 20,000 है और सेल प्राइस 30,000 है, तो कौन सी वैल्यू पर दिखाना है? 20,000 पे, विच एवर इज लोअर। एक क्लोजिंग स्टॉक है जिसका कॉस्ट प्राइस 20,000 है, लेकिन वो क्लोजिंग स्टॉक बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गया, और अब हमें लग रहा है कि बस इसमें से 4,000 रुपए हमें मिल सकते हैं, तो आप उसको 4,000 पे दिखाओगे। कितने पर दिखाओगे? तो क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस विच एवर इज लोअर। ये तो हमने बहुत पहले से फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है। और यही फॉर्मूला यहाँ पर भी है। ये देखो जरा क्या लिखा हुआ है, बेसिस ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करने का बेसिस क्या है? कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जिसको मैं सेल वैल्यू बोल रहा हूँ, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। क्लियर है बात? अब हम इसके ऊपर का एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको थोड़ी ज्यादा बात समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो निकालो जरा इलस्ट्रेशन नंबर 1, अपनी कॉपी में निकालो। इलस्ट्रेशन नंबर 1 मिली? इलस्ट्रेशन नंबर 1 मिल गया? पढ़ के सुनाओ जरा, क्या लिखा है राजदीप इलस्ट्रेशन नंबर 1 में? सुरेखा लिमिटेड डील्स इन 3 प्रोडक्ट्स P, Q and R। अच्छा, ये प्रोडक्ट्स के नाम है, 3 प्रोडक्ट्स हैं, P, Q और विच आर neither similar nor interchangeable। ना तो ये सिमिलर है ना तो इनको बदला जा सकता है। एट द एंड of the financial year, the historical cost and NRV of items of closing stock are given below। हाँ, मतलब ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी दे रखी है और हिस्टोरिकल कॉस्ट भी दे रखी है। तो आप जरा देखो, जैसे P है, कौन है? P है। तो मैं यहाँ पर ना पहले आइटम्स लिख देता हूँ। इसने बोला है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया हिस्टोरिकल कॉस्ट और ब्रैकेट में लिख दिया इन लैक्स, इन लैक्स। फिर मैंने लिख दिया एनआरवी और ब्रैकेट में क्या लिख दिया? यू नो व्हाट आई मीन, ठीक है। और इसमें लिख दूंगा विच एवर इज लेस, विच एवर इज दोनों में से जो कम होगा। अब जैसे P है, Q है, R है, P है, Q है, इनकी हिस्टोरिकल कॉस्ट जरा बताना कितनी कितनी है? 38, 29 और 17। और इनकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू जरा बताना? 42, 29 और 14, ठीक है। अब बताओ, एक P प्रोडक्ट है, उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट 38 है और नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि सेल वैल्यू 42 है। आप कौन सी वैल्यू पर दिखाओगे? 38, विच एवर इज लेस, यानी कि 38 पे। Q में 29 दोनों ही बराबर है, चाहे हिस्टोरिकल कॉस्ट दिखाओ चाहे नेट रियलाइजेबल वैल्यू दिखाओ, तो कुछ भी दिखा दो, विच एवर इज लेस।
और दोनों ही बराबर है तो कुछ भी लिख दो। और फिर उसके बाद आर में क्या है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट 17 की है लेकिन नेट रियलाइजेबल वैल्यू 14 की है, तो हम किस पर दिखाएंगे? 14 पर। विच एवर इज मोर की विच एवर इज लेस? विच एवर इज लेस। तो ये मैंने टोटल कर दिया। जरा बताना 8 और 9 17, 17 और 4 21, कितने कैरी हो गए? 2 2 4 4 4 8, 81 रुपीज का क्लोजिंग स्टॉक आ गया। 81 का क्या आ गया? क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आते हैं जरा। इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2 पढ़ के सुनाओगे क्या लिखा है? A manufacturer has the following records of purchase of a condenser which he used while manufacturing radio sets. बोल रहे एक मैन्युफैक्चरर है जिसके पास रिकॉर्ड्स रखा है कंडेंसर्स का, और ये रेडियो सेट बनाने के लिए यूज होता है। क्या बनाने के लिए यूज होता है? रेडियो अच्छा, सेट। कंडेंसर वही होता है ना जो बटन जो घुमाते हैं वो, हाँ। है ना? तो खैर अगर आपको समझ ना आए कंडेंसर क्या होता है, ज्यादा जरूरत वाली बात नहीं है, ठीक है ना? हमें वो भी समझने की जरूरत नहीं है कि इलेक्ट्रिक सामान है कि नहीं है, हमें तो बस रिकॉर्ड ही करना है, हमें तो बस क्या करना है? रिकॉर्ड करना। अच्छा देखो हमने क्या क्या परचेज किया है। 4 दिसंबर को कितनी परचेज करी है? 900 यूनिट, 1 यूनिट 50 के हिसाब से। 10 दिसंबर को 400 यूनिट, 1 यूनिट 55 के हिसाब से। 11 दिसंबर को 300 यूनिट, 1 यूनिट 55 के हिसाब से। 55 के हिसाब से। और 19 को 200 यूनिट और 1 यूनिट 60 के हिसाब से। और 28 तारीख को 800 यूनिट और 1 यूनिट 47 के हिसाब से। टोटल हमने 2600 यूनिट्स हमने परचेज करी है। कितनी परचेज करी है? 2600। नीचे जरा पढ़ो क्या लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है? 1600 units were issued during the month of December till 18 December calculated। बोल रहा है कि हमने 1600 यूनिट हमने इशू करी है। इशू करी है मतलब सेल करी है मान लो, ठीक है? और 18 दिसंबर तक हमने सेल करी है, नहीं कि 18 दिसंबर के बाद हमने इशू नहीं करी है, 18 दिसंबर तक ही सेल करी है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग। आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बतानी है बच्चों। क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकालने के लिए कई सारे मेथड होते हैं। एक का नाम होता है फीफो मेथड। क्या नाम होता है? एक का नाम होता है लीफो मेथड। फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। क्या क्या? फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। अब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, इसमें ना हम फॉर्मेट बना के करते हैं, है ना? पहले फॉर्मेट जरा इसका बना लेते हैं, कैसा इसका फॉर्मेट बनता है। तो फॉर्मेट इसका कुछ इस तरीके से बनता है। ये इसका फॉर्मेट हो गया, है ना? और इसको ना हम वैसे अपनी लैंग्वेज बोलते हैं स्टोर लेजर। क्या बोलते हैं? स्टोर लेजर। कि हमने जहां पर हमने मतलब इन्वेंट्री को हमने रिकॉर्ड कर रखा है। तो इसमें करता क्या? सबसे पहले जो कॉलम होता है वो होता है रिसीप्ट्स का। सबसे पहला कॉलम किसका होता है बोलो? रिसीप्ट्स का। रिसीप्ट्स मतलब इन्वेंट्री आ रही है, रिसीप्ट्स मतलब इन्वेंट्री। फिर इश्यूज, इश्यूज मतलब इन्वेंट्री जा रही है। और फिर बैलेंस, जो बचा रह गया परचेज करने के बाद, सेल करने के बाद जो बचा रह गया वो बैलेंस में लिख देना है। भैया आपने 3-3 कॉलम किस बात के बना रखे हैं? तो हमने 3-3 कॉलम बना रखे हैं। पहला कॉलम होगा हमारा क्वांटिटी का। पहला कॉलम किसका होगा? क्वांटिटी का। दूसरा कॉलम होगा रेट का। तीसरा कॉलम होगा अमाउंट का। पहला कॉलम क्वांटिटी, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम अमाउंट का। क्लियर है बात? ठीक है भैया। भैया अगर हम ऐसा ना करें और हम डायरेक्टली निकाल लें तो कोई बात नहीं है बच्चे, इस पे हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, पर अभी मैं आपको डायरेक्टली वाले सोल्यूशन में लेके जाना नहीं चाह रहा। मैं आपको सोच रहा हूँ थोड़ा सा आप थोड़ा सा फॉर्मेट पर बनाओगे ना तो थोड़ा ज़्यादा मजा आएगा, थोड़ा सा ज़्यादा समय लेंगे इन्वेंट्री में तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा ये। आओ, तो 4 दिसंबर को हमने कितनी यूनिट परचेज करी है? 900। और कितने के रेट से 50 परचेज करी है, सेल करी है? परचेज करिए। तो यहाँ पे लिखवाओ 4 दिसंबर कितनी यूनिट? 900। 900 और 1 यूनिट कितने की है? 50 की। 900 इंटू में 50 करना 45,000। 45,000। इशू हमने इस दिन कुछ किया नहीं, हाँ, इशू हमने इस दिन कुछ किया नहीं है। तो फिर बचा कितना रह गया? 900 पूरा। यूनिट और 50 के हिसाब से, और अमाउंट आ गया 45,000। और यहाँ पे कर दो डबल लाइन। क्लियर? फिर 4 तारीख के बाद कौन सी तारीख को खरीदा? 10 तारीख को। 10 तारीख को कितनी यूनिट खरीदी? 10 तारीख को 400 यूनिट खरीदी है। और 1 यूनिट 55 के हिसाब से इंटू में करना 55 2 20। हाँ सही है। कितना आ रहा है? सही है 22,000। तो पहले मेरे पास 900 यूनिट थी बच्चों, और अब मेरे पास 400 यूनिट और आ गई। पहले मेरे पास कितनी यूनिट थी? 900। और अब मेरे पास कितनी आ गई? 400। अच्छा, 900 का रेट कितना चल रहा था? 50। और इनका रेट कितना है? 55, है ना? 900 इंटू में जरा 50 करना कितना होता है? 45,000। 45। और 400 इंटू में 55 करना 22,000। और इन दोनों को यहीं पर
डबल लाइन कर दो, काम हो गया खत्म। फिर बताओ 10 दिसंबर के बाद कब खरीदा है? इस फॉर्मेट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, नहीं चलो, तो 10 तारीख के बाद हमने कब परचेज करी है बताओ मुझे? 11 तारीख को। कितने की परचेज करी है? 300 यूनिट की। 11 तारीख ना? 11 दिसंबर 300 यूनिट परचेज करी है, 55 रुपए। और एक का रेट कितना है? 55। तो 300 इंटू में 55 करना, 16,500। और हमने इशू कुछ किया नहीं है। पहले से मेरे पास 900 यूनिट थी बच्चों, 400 यूनिट थी और 300 और आ गई। पहली वाली का रेट था 55, दूसरी वाली का रेट है 50, पहले का 50। ओके, तभी मैं सोची था तेज क्यों चिल्ला रही है। पहली वाली का रेट था 50 और दूसरी वाली का 55 और तीसरी वाली का 55। और जरा मल्टीप्लाई करना, 45,000 और 22,000 और 16,500 और यहाँ पे कर दो एक सिंगल लाइन की, काम हो गया खत्म। देखो 11 तारीख तक की जो परचेसेस है वो हम कर चुके हैं और बैलेंस भी लिख चुके हैं। अब क्या हुआ था, बोल रहा था कि 1600 यूनिट हमने इशू करी हैं और 18 दिसंबर से पहले, और अगली परचेज हो रही है 19 दिसंबर को। अगली परचेज कब हो रही है? 19 दिसंबर। इसका मतलब 29 दिसंबर को परचेज करने से पहले क्या कर देते हैं? इशू कर देते हैं, सेल कर देते हैं। तो भैया 18 दिसंबर को हम एक तरीके से सेल कर रहे हैं। कितनी यूनिट सेल कर रहे हैं? 1600, है ना। तो ये ना जो स्टोर लेजर मैं बना रहा हूँ वो फीफो मेथड के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। किसके अकॉर्डिंग? फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो स्टॉक पहले आएगा वही पहले जाएगा, वही पहले जाएगा। ठीक है, जो स्टॉक पहले आएगा वही पहले जाएगा। और ये ज्यादातर उन प्रोडक्ट्स में एप्लीकेबल होता है जिनकी कोई एक्सपायरी डेट होती है, जो पेरिशेबल नेचर की चीजें होती हैं। तो जो पहले आया उसको पहले बेचो, वरना वो खराब हो जाएगा, वरना वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो भैया हमने 1600 यूनिट हमने वो करी है, इशू करी है। तो पहले 900 तो पहली वाली उठा लो, ये वाली, क्योंकि वो सबसे पहले आई थी, क्योंकि वो सबसे पहले आई थी। फिर 400 दूसरी वाली उठा लो, हाँ। और फिर 300 ही उठा लो। अरे भैया वो 1600 ही थी सारी, सब मिला के कितनी थी? 1600 यूनिट। 900 कितने के हिसाब से गई? 50 के हिसाब से। और ये किससे गई? 55 के हिसाब से। और ये किसके हिसाब से गई? 55। तो कुल मिला के मल्टीप्लाई करके आ गया 45, 22,000, ये आ गया 22, 16,500 और ये आ गया 16,500। और बैलेंस हम पे कुछ नहीं बचा, बैलेंस हम पे कुछ नहीं बचा 18 दिसंबर के बाद। फिर 18 दिसंबर के बाद क्या बता रखा है? 19 दिसंबर को हमने परचेज करी है 200 यूनिट। 19 दिसंबर को कितनी? 200 यूनिट। एक यूनिट का रेट 60। जरा मल्टीप्लाई करना 12,000। हाँ। इशू हमने इस दिन कुछ किया नहीं, तो हमारे पास 200 यूनिट बची रह गई। एक का रेट 60 है, मतलब 12,000 और यहाँ पे कर देते हैं डबल लाइन। फिर 19 दिसंबर के बाद कितनी परचेज करी है? 28 दिसंबर को। कितने की परचेज करी है? 800 की। तो यहाँ पे लिखो कौन सी दिसंबर? 28 दिसंबर। 28 दिसंबर कितने की? 800 और इंटू 47 करना जरा। 37,600 200 यूनिट मेरे पास पहले से थी, 800 यूनिट मेरे पास और आ गई। 200 का रेट था 60 और इनका रेट है 47, और वो अमाउंट आ रहा है 12,000 और ये अमाउंट आ रहा है 37,600। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, प्लस कर लेता हूँ। मेरे पास 1,000 यूनिट बची है और उनका जो अमाउंट आ रहा है वो 49,600। 49। सो अकॉर्डिंग टू फीफो मेथड, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितनी यूनिट का बचा है? 1,000। और कितने रुपए का बचा है? 49,600। 49,600। और ये हो गई हमारी स्टोर लेजर। ये हमारी क्या हो गई? स्टोर लेजर। समझ के बात को? ये कौन सा मेथड था? फीफो मेथड था। तो क्या स्टोर लेजर बनाना बहुत डिफिकल्ट काम है? नहीं, बड़ा आसान काम है। और इसको ना कई बच्चे ऐसे कहते हैं, भैया एक बात बताओ, कहते भैया एक बात बताओ, यहां तक कितनी यूनिट हो रही है? 1600। मैंने कहा 1600। और 18 दिसंबर से पहले हमने कितनी यूनिट इशू करी है? 1600। तो यार भैया आप ये वाली यूनिट मत गिनो स्टॉक में, लास्ट वाली 200 गिन लो। 200 यूनिट इंटू में 60 मतलब 12,000। कितना आ गया? 200 यूनिट इंटू में 60 12,000। और फिर और हमारे पास कितनी यूनिट बची है? 800 इंटू में 47 कितना आ गया? 37,600। 37,600।
37,000 और सबको मिला लो 1,000 यूनिट है और अमाउंट आ जाएगा 49,600। तो बच्चा ऐसे भी निकाल लेता है। समझ रहे हो बात को? इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं जरा। इसमें देखो इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आओ, जरा पढ़ के सुनाओ कोई। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? In the previous example, assume that the following issues were made during the month of December. Record of issues. रिकॉर्ड ऑफ इश्यूज। अच्छा, ये बोल रहा है कि पिछली जो हमने परचेज करी थी, मान लो हम ऐसे ऐसे इशू कर रहे हैं, तो इसको सॉल्व करके दिखाओ। पिछली बार हमने कौन सा मेथड फॉलो किया था? FIFO. इस बार हम कौन सा करना चाहते हैं? लीफो मेथड। कि अगर हम लीफो मेथड को फॉलो करें तो कैसे करेंगे? तो पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? फॉर्मेट। ठीक है, तो आओ फॉर्मेट बनाते पहले। आओ इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आते हैं भाइयों। हमें बनानी क्या है? स्टोर लेजर बनानी क्या है हमको? मतलब हमें वैसे पता तो लगाना है कि वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या है, और इस बार हम लीफो से पता लगाएंगे। किससे पता लगाएंगे? लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये मैंने बना दी स्टोर लेजर, स्टोर और ब्रैकेट में क्या लिख दिया? लीफो, जिसका मतलब क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो आखिरी में आया वो पहले जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? डेट, फिर क्या लिखेंगे? रिसिप्ट्स, फिर क्या लिखेंगे? इश्यूज, फिर क्या लिखेंगे? बैलेंस। ठीक है, और वही क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट और अमाउंट। लेकिन भैया यहाँ तो आपने रेट वाला कॉलम नहीं बनाया, क्वांटिटी रेट अमाउंट। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिखा क्या हुआ है कि हमने ना ये इश्यूज करे हैं, तो परचेज तो हमें पिछले बार वाले निकालने पड़ेंगे। ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हो पिछले बार से देख देख के कि हमने कब कब परचेज करे थे? 4 दिसंबर को परचेज करी थी, और 10 दिसंबर। फिर हमने 5 दिसंबर को इशू किया। ये परचेज है, ये इशू है, और फिर 10 दिसंबर को परचेज करी है। 10 दिसंबर को परचेज, फिर 19 दिसंबर, अच्छा 11 दिसंबर को भी परचेज करिए, फिर 19 दिसंबर को भी परचेज करिए, फिर 20 दिसंबर को इशू किया है, और फिर 28 को परचेज करिए, और फिर 29 को इशू किया है। खत्म। तो ये देखो मैंने यहाँ पर परचेज और इशू का जो मैटर है वो सॉल्व करके रखा हुआ है। तो आओ 4 तारीख को पहले परचेज कर रहे हैं। 4 दिसंबर, 4 बताओ कितने की परचेज करी? 900 यूनिट। 1 यूनिट का रेट चलो करो मल्टीप्लाई। 900 यूनिट, 1 का रेट है 50, मल्टीप्लाई करो 45,000। 4 तारीख के बाद हमने क्या किया है? 5 तारीख को इशू किया है। 5 तारीख को हमने इशू किया। जरा बताना कितने का इशू किया है? 500 यूनिट। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट पर हमारे पास यहाँ पर आ ही एक रखी है, तो क्या पहला और क्या लास्ट? क्या पहला और क्या लास्ट? ठीक है। अब मान लो कोई बंदा 10 मैच खेला हो, तो बताए पहले में कितने रन बनाए थे, दूसरे में। जो बंदा एक ही मैच खेला हो, एक ही मैच है, चाहे पहले वाले पूछ लो चाहे आखिरी वाले पूछ लो। तो यहाँ पर हमने एक ही परचेज करी थी 900 की, उसी में से 500 चले गए, तो कितने बचे? 50, और एक का रेट 25,000। अच्छा 900 में से अगर 500 चली गई यूनिट्स तो कितनी बची? 400। एक का रेट कितना हो जाएगा? 20,000। खत्म। फिर उसके बाद 5 दिसंबर को क्या है? 10 दिसंबर को हमने क्या करी है? 400 यूनिट। 400 की 10 दिसंबर को हमने क्या करी है? परचेज। कितनी परचेज करी? 400 यूनिट। एक का रेट 55 करो मल्टीप्लाई 22,000। 400 हमारे पास पहले से थी, 400 और आ गई, लेकिन पहली वाली 400 का रेट 50 था, इसका रेट 55 है। पहले का अमाउंट 20,000 और इसका अमाउंट 22,000। खत्म। चलो फिर 10 दिसंबर के बाद हमने क्या किया था? 11 दिसंबर को भी परचेज करी है, 19 दिसंबर को भी परचेज करी है। तो 11 दिसंबर कर देता हूँ, और कुछ देर बाद 19 दिसंबर। 11 दिसंबर को कितनी परचेज करी? 300 यूनिट। एक का रेट 55, और 19 दिसंबर को 200 यूनिट। एक का रेट 60। अच्छा 55 इंटू में 300 करके 16,500। इशू हमने कुछ नहीं किया, मेरे पास पहले से 400 थी, 300 और आ गई, 300 और आ गई। पहले का रेट मेरा 50 था, 55 था, और आप फिर से रेट कितना आ गया? 55। पहले का अमाउंट मेरा 20,000 था, 22,000 था, और आपका अमाउंट आ जाएगा 16,500।
16,500। उसके बाद फिर से तो मैं परचेज कर रहा हूँ 200 यूनिट 60 के हिसाब से, मतलब 12,000। इशू मैंने कुछ किया नहीं। पहले से मेरे पास कितनी यूनिट थी? 400, 400, 300 और 200 और आ गई 200। और पहले का रेट मेरा चल रहा था 50, 55, 55 और 60, है ना। मल्टीप्लाई करके आ गया 20,000, 22,000, 16,500 और 12,000। है क्लियर? ठीक है भैया। उसके बाद क्या बता रखा है? इशू कितनी इशू करिए? 600 यूनिट 20 दिसंबर 600 यूनिट हमने इशू करी है 20 दिसंबर को 600 यूनिट। ये लीफो मेथड है कि फीफो? तो जो लास्ट में आया है वो पहले जाएगा। लास्ट में कौन आया है? 200 यूनिट, 300 यूनिट, 400 यूनिट। तो इनमें से उठाना। देखो एटलीस्ट आप ये तो मानते हो कि हमें 600 यूनिट इशू करनी है। कितनी इशू करनी है? 600 में से पहले 200 वाली उठाओ, ये वाली 300 वाली, ठीक है। फिर 300 उठाओ, 200 का रेट चल रहा है 60 और 300 का रेट चल रहा है 55। फिर 400 में से 100 उठाना, 400 में से 100 उठाना। कितने के हिसाब से? 55 के हिसाब से। समझ गए? अच्छा, ऊपर वाले 400 तो बिल्कुल सुरक्षित हैं। इन 400 में से 100 चले गए तो कितने बचे? 300 बचे। ऊपर वाले का रेट 50 है, बस इसका रेट 55 है। इसका रेट क्या है? 55 है। समझ गए? 200 इंटू में 60 करना 12,000। 300 इंटू में 55 करना 16,500 और 100 इंटू में 55 करना 5500। समझ गए? 400 यूनिट बची। कितनी यूनिट? 400 इंटू में 50 करो 20,000 और 300 इंटू में 55 करो 16,500। 16,000। ये लीफो चल रहा है, फीफो चल रहा है? तो जो लास्ट में आई थी वो पहले गई, जो लास्ट में आई थी वो पहले गई। आई थिंक सिंपल है, बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्ट वाली इसमें कोई बातचीत नहीं है। अच्छा, 20 दिसंबर के बाद क्या हुआ जरा बताना? 29 को भी इशू हुआ। 28 और 29। 28 को परचेज करिए और 29 को इशू करिए। तो पहले एक काम करते हैं, परचेज करते हैं। पहले क्या करते हैं? 28 को परचेज करिए ना। 28 दिसंबर कितनी? 800 यूनिट। रेट 47 करना मल्टीप्लाई 37,600। 400 यूनिट मेरे पास पहले से थी, 300 भी थी, 800 और आ गई 800 और उसका रेट था 50, उसका रेट था 55, इसका रेट है 47। मल्टीप्लाई करके 20,000 मल्टीप्लाई करके 16,500 और मल्टीप्लाई करके 37,600 और ये आ गया। फिर हमने 29 दिसंबर को कितनी यूनिट इशू करी है? 500। तो भैया आपने 500 यूनिट इशू करी है। तो 400 में से पहले उठाओगे 800 में से? 800 में से। तो 800 में से 500 चली गई 47 के हिसाब से। इसका मतलब पहले वाली 400, 300 और 800 में से 500 चली गई तो अब कितनी बची? 300, है ना। तो इसका रेट हो जाएगा कितना? 50। इसका रेट 55, इसका रेट 47। अच्छा, 500 इंटू में 47 करना जरा। 500 इंटू में 47 कितना? 23,500। 400 इंटू में 50 करना 20,000। 300 इंटू में 55 करना 16,500 और 300 इंटू में 47 करना 300 इंटू में 47 14,100। 14,000। अब सबको प्लस कर लेते हैं। देखो 20 और 16 36 और 14 50,600 रुपए का क्या आ रहा है मेरा क्लोजिंग स्टॉक। और यूनिट है 1,000 और अमाउंट है 50,600। अमाउंट है 50,600। आई थिंक सिंपल है, समझ के बात को। तो ये कौन सा मेथड था जरा बताना? लीफो मेथड था, है ना।